बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज गुजरांवाला से एक बहुत दिलचस्प खबर सामने आई है जिसमें बताया गया कि आज गुजरांवाला के एक इंसानी स्मगलर ने 22 अफराद को जाली दस्तावेज़ पर फ़ुटबॉल टीम का रुकन बनाकर पाकिस्तान से जापान भिजवाया, जहां पर ये तमाम के तमाम 22 अफराद पकड़े गए और इन्हें वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। ये वाक़या कैसे हुआ और इसके साथ साथ जो इंसानी स्मगलर्स हैं वो आजकल किन किन तरीक़ों से जो है वहाँ पर इंसानी स्मगलिंग की कोशिश कर रहे हैं। जब से FIA में मज़ीद सख्तियाँ हुई हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल पाने की कोशिश की है। तो इसके हवाले से जो क्या कुछ पाकिस्तान कर रहा है और बाहर के मुल्कों में किन दिलचस्प तरीक़ों से जो है लोगों को भिजवाया जाता है और उनसे कितने पैसे वसूल किए जाते हैं, ये सब हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इंसानी स्मगलर्स की। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान में जो इंसानी स्मगलर्स हैं बहुत अरसे से, क्योंकि एक बहुत ही मुनाफा बख्श बिज़नेस है। एक शख्स को बाहर भिजवाने के बाज़ औक़ात 40 से 50 लाख तक जो है वो वसूल किए जाते हैं और इतना मुनाफा बख्श बिज़नेस है कि अगर आपका एक जो है वहाँ पर कोई 8 से 10 लोग भी अगर आप भिजवा दें एक साल के अंदर, तो आप 5 से 6 करोड़ जो है वो बआसानी कमा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर इसमें और बहुत ज़्यादा जो है मुनाफा जो है वहाँ पर इसमें मुनाफे की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बिज़नेस जो है वहाँ पर जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, FIA ने बहुत से इलाकों में बहुत से मकामात पर छापे मारे हैं, सैकड़ों इंसानी स्मगलर्स को आज तक गिरफ़्तार किया है। लेकिन इसके बावजूद ये बिज़नेस लगातार चल रहा है। और पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा इस हवाले से मशहूर इलाका है वो सेंट्रल पंजाब का है, जिसको गुजरांवाला डिवीज़न कहा जाता है। और उसमें गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फालिया और इस आसपास के जो इलाके हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ये रावलपिंडी के जो गुजर खान से आगे का जो इलाका है और गुजरांवाला डिवीज़न तक, बल्कि लाहौर तक भी अब तो उसमें वहाँ पे भी मौजूद है। इसमें आपको जगह जगह जो है वहाँ पर इंसानी स्मगलर जो हैं वो बआसानी मिल जाएंगे, जिन्हें आम लफ्ज़ों में एजेंट कहा जाता है। एजेंट जो हैं वहाँ पर वो ऐसे हैं कि आपकी सोच होगी कि वो किस किस तरह से जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं, क्या क्या तरीके अपनाते हैं। अब आप इसी को देख लें कि इसने जाली फ़ुटबॉल टीम जो थी वो बनाई वहाँ पर, और वहाँ के एक लोकल क्लब के साथ वहाँ पर रब्ता किया और उनको अपनी टीम के हवाले से दिया और वो कहा कि जनाब वो मैच खेलने के लिए आना चाहते हैं। दुनिया भर में ऐसा होता है, क्लब्स जो है वहाँ पर एक दूसरे के साथ वो जाते हैं और उन्होंने जो था वहाँ पर उसके लिए उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे रिक्वायर्ड थे वो उन्होंने मांगे और उन्होंने कहा कि जनाब आप जो आपकी पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के साथ जो है वो आपकी एफिलिएशन जो होनी चाहिए आपके क्लब की, वो भिजवाएं। इन्होंने जाली दस्तावेज़ बनाकर भेज दी पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपको दफ्तर ख़ारजा से जो है वो इजाज़त होनी चाहिए। इन्होंने दफ्तर ख़ारजा के जाली कागज़ात बना के भेज दिए, जिसके बाद जो था वो ये तमाम वो जाली दस्तावेज़ लेकर ही वो उन्होंने तकरीबन 22 लोगों के वीज़े जो थे वो वहाँ पर इस्लामाबाद में जापान एम्बेसी में अप्लाई किए। जापान एम्बेसी का उसमें कोई कसूर नहीं, वो उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, उनको वहाँ पर दफ्तर ख़ारजा का ख़त उनके सामने था। उनके साथ साथ जो था पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का जो था वो लेटर्स उनके पास थे। एक फ़ुटबॉल की टीम थी, वहाँ से इनविटेशन था, उन्होंने वहाँ पे बुलाया था कि जी आप बिल्कुल आएँ। तो उसके ऊपर जापान की जो सफारतखाने ने उनको बाकायदा वीज़ास जो थे वो इशू कर दिए। अब बताया जाता है कि इन तमाम अफराद को जो है बिल्कुल फ़ुटबॉलर्स के अंदाज़ में जो था उनको तैयार किया गया, इनको कुछ प्रैक्टिस भी करवाई गई और कहा गया कि जनाब आपके मैच शेड्यूल हैं, आपने वहाँ जाके फ़ुटबॉल के मैचेस खेलने हैं। अब वो जो था वहाँ पर उसमें लेकिन जो असल में वो ये मकसद था कि तमाम के तमाम अफराद ने वहाँ जाकर गायब हो जाना था। तो जब इनसे तकरीबन एक शख्स से 40 से 45 लाख रुपए तक जो है वो पर पर्सन जो था वो वसूल किए गए और उसके बाद इनको सियालकोट एयरपोर्ट से जो है इनको फ़्लाई करवाया गया। नाज़रीन, एक चीज़ बहुत दिलचस्प है, वो ये कि जब भी इंसानी स्मगलिंग होती है तो उसमें ये मुमकिन नहीं है, जो मेरी जो पर्सनल असेसमेंट है इसमें, कि अगर FIA के जो अहलकार हैं अगर वो मुलव्वस ना हो तो ये मुमकिन नहीं है कि उनको वहाँ पर जो है वहाँ पर उनको बाहर बैरून मुल्क भिजवाया जा सके। उसकी वजह यह है कि मैंने ख़ुद भी बहुत ट्रैवल किया है, बहुत सारे मुल्कों में गया, तो जब भी होता है तो जो इमिग्रेशन काउंटर होता है तो वो वहाँ पर लाजमी तौर पर
वो आपकी फेस रीडिंग जो है वहाँ पर उनकी फेस रीडिंग बहुत अच्छी होती है। वो एक सेकंड में देख के जो है वो फौरी तौर पर समझ जाते हैं कि जनाब ये कौन है, ये यहाँ पे क्या ये भागने वालों में से है, एजेंट को पैसे दे के इसने वीज़ा लगवाया है, इसका वीज़ा असली है जाली है। जो FIA के जो वहाँ काउंटर पे खड़े हुए एहलकार होते हैं उनको लाजमी तौर पर इस चीज़ का पता होता है। ये हो ही नहीं सकता कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो। क्यों? क्योंकि उनके सामने रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग उनकी आंखों के सामने से गुजरते हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके हैं, उनकी उंगलियां जो है वहाँ पर वो उस डॉक्यूमेंट को हाथ लगाते ही समझ जाती हैं कि जनाब ये कागज़ असली हैं नकली हैं। वो वहाँ पर एक शख्स बिल्कुल सीधा गुजर रहा हो, और मेरे FIA के भी कुछ दोस्त हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई, तो उनका कहना कि यार हम तो बिल्कुल सामने से आता हुआ लड़का जो होगा उसको हम देख के समझ जाएंगे कि हाँ जी बिल्कुल ये कौन है, ये क्या है, किस तरीके से, तो उनको पता होता है। तो बल्कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मुझे भी इस चीज़ का हुआ कि यार ये वाकई इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, चाहे वो पाकिस्तान के FIA हो या बैरून मुल्क की। मुझे याद पड़ता है कि मैं एक दफ़ा फ्रांस जा रहा था, तो वहाँ दुबई एयरपोर्ट के ऊपर मेरा ख्याल है कोई फ़्लाइट चेंज करनी थी हमने। तो अब वहाँ पर जो नेक्स्ट जो मेरी फ़्लाइट थी, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, तो अचानक एक वहाँ पर आए, उनका ताल्लुक़ मेरा ख्याल गुजरात से था, एक साहब आए मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि भाईजान आप मेरी बात सुने। मैंने कहा जी बताएं। कहते जी आपकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी है, तो आप ज़रा इस इमिग्रेशन अफसर से बात तो करें। मैंने कहा मैं क्या बात करूं भाई? तो उसने कहा जी देखें ना, हमारी वहाँ पर बिजनेस मीटिंग है और ये हमें जाने नहीं दे रहा। तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, और उसकी बिजनेस मीटिंग जो थी वो वहाँ पर जब मैंने वो सुना, तो मैंने माजरत कर ली। मैंने कहा भाई वहाँ पे मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, मैं उनको नहीं समझा पाऊँगा, ऐसा ना हो आपका मामला ख़राब हो जाए। और जब उसको ये ज़रा सा शक हुआ कि मामला ख़राब ना हो जाए, तो वो फौरी तौर पर मुझसे अलग हो गया। लेकिन ये वाकई नज़र आ रहा था कि वो बिजनेस मीटिंग करने जा रहे थे, तो उनको वीज़ा जो है वो किस तरह से मिला, और दुबई के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अफसर ने उसको क्यों रोका। तो ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। तो बात कर रहे थे हम सियालकोट एयरपोर्ट से जाने वाले की। तो मैं इस बात की, अगर आप इसकी तहकीक की जाए, तो ये बात बिल्कुल कंफर्म होगी कि उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर 22 अफराद एक साथ ऐसे नहीं जा सकते। फुटबॉलर्स का उनको मतलब एक आम जो मेरे जैसा एक नालायक आदमी जो है वो भी अगर देखेगा, तो वहाँ पे पहचान लेगा कि ये वाकई जेन्युइन फुटबॉलर्स हैं। उनकी फ़िज़ीक से पता चल जाएगा, उनके एक्ट से पता चल जाएगा, उनके पैदल चलने से पता चल जाएगा कि वो फुटबॉलर है या नहीं। तो FIA के जो घाघ अफसर वहाँ पे बैठे हुए थे, क्या उनको नहीं पता चला होगा कि ये जो अफराद जा रहे हैं ये वाकई फ़ुटबॉलर्स हैं या नहीं हैं? अच्छा, उन्होंने वहाँ पर वीज़ास तो चले देख लिए, साथ उनका डॉक्यूमेंट्स जो था वो उन्होंने देखा, उस पूरे ग्रुप को उन्होंने चेक किया, किसी ने चेक नहीं किया और उनको बिठाया गया। तो इसका मतलब ये है कि लाजमी तौर पर इसमें FIA की इन्वॉल्वमेंट थी, जो वहाँ पर शिफ्ट इंचार्ज थे। क्योंकि माजी में तो ये होता था कि पूरी शिफ्ट बिकती होती थी कि वहाँ पर उन्होंने जितने भी बंदे, उनको पता होता था कि आज 10 अपने बंदे चढ़ाने हैं, 12 चढ़ाने हैं, 15 चढ़ाने हैं, तो वो बाकायदा उसकी पेमेंट होती थी। और मेरा ख्याल है कि अभी भी ये सिलसिला जारी है। किसी बड़े एयरपोर्ट के बजाय उन्होंने सियालकोट एयरपोर्ट को टारगेट किया और सियालकोट एयरपोर्ट से उन्होंने इन तमाम अफराद को बिठाया। तो इसका मतलब यह है कि सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो उनके हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। ये काम आज भी वहाँ चल रहा है। अभी कुछ अर्सा पहले एक बरतानिया में अपनी ही बच्ची को मार के पाकिस्तान आने वाला शख्स था, इरफान शरीफ, और उसकी बेगम थी, उसका भाई था। ये 3-4 अफराद थे। ये अपने बच्चों को लेके, बाकी बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ गए थे, लेकिन उस एक बच्ची को जो था वहाँ पे कत्ल किया गया था। और तकरीबन कोई 2 माह तक पूरे पाकिस्तान की पुलिस उनके पीछे थी। लेकिन जब वो दोबारा यहाँ से रवाना हुए तो वो सियालकोट एयरपोर्ट ही उन्होंने इस्तेमाल किया था, और वो यहाँ से बरतानिया की जो फ़्लाइट थी उन्होंने सियालकोट एयरपोर्ट से ली थी और वहाँ से वो रवाना हुए थे। कहने का मकसद ये है कि एयरपोर्ट्स, जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ के अमले को जो है लालच देकर पैसों के साथ शामिल करके, क्योंकि ये रकम इतनी बड़ी होती है। अब अगर 22 अफराद का था तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि करोड़ों का मामला था। कि कितने करोड़ का, तकरीबन 18-20 करोड़ का जो मामला था उसमें वो उन्होंने वसूल किए हैं। तो वो वहाँ पर उसमें से अगर वो 1 करोड़ भी है या 2 करोड़ भी है वो दे देते हैं शिफ्ट इंचार्ज को, तो वो मामला हल हो जाता है। और 2 करोड़ रुपये अच्छी खासी बड़ी रकम है।
तो ये जो है वहाँ पर ये तरीके जो है वो अपनाए गए। वहाँ पे उन अफराद को पकड़ा गया, रोका गया, उनके कागजात की वेरिफिकेशन की गई, चेक किया गया, क्योंकि उनको भी वहाँ की इमिग्रेशन वाले वहाँ पे वो स्मार्ट हैं, उन्होंने वहाँ देखा, उनको शक पड़ा और उन तमाम 22 के 22 अफराद को पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया गया। बाद में जब वो यहाँ पहुँचे तो साथ ही जो था FIA हरकत में आई। एजेंट का पूछा गया कौन सा एजेंट है, तो बताया जी वकास मलिक नाम का एक एजेंट है हमारा। तो उसको भी फिर गिरफ़्तार कर लिया गया और उसने ये भी बताया कि जनाब मैं तो कुछ महीने पहले 17 बंदे पहले पहुंचा चुका हूँ। तो ये एक मामला लगातार चल रहा है। इसमें जब जापानीज़ जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है कि पहले 17 लोग जो है वो यहाँ पे आके गायब हो चुके हैं, तो मज़ीद 22 अफराद को वीज़ास किस तरह से किस बुनियाद पर जारी किए गए। पहले जो 17 अफराद के क्या FIA को यहाँ पर उस वक्त भी नहीं पता चला था या वो उस वक्त भी यही मिली भगत हुई थी। तो ये मेरा ख्याल है इस मामले की डिटेल जो है वो इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। ये जो इंसानी स्मगलर्स हैं नाज़रीन, मैंने इस हवाले से काफ़ी काम किया है और बहुत बार जो है इनके मुख्तलिफ इनके पैटर्न्स के ऊपर जो है वो हमने वर्क किया कि ये कैसे काम करते हैं, किस तरह से लेके जाते हैं। एक हमें एक बार हुआ कि वो वहाँ पर एक नौजवान था, तो उसने बताया कि जनाब कल को मेरे कज़न्स जो हैं वो जा रहे हैं कनाडा, जा रहे हैं कनाडा के लिए। तो ये अब बात कर रहा हूँ तकरीबन मैं को 15 साल पुरानी, 15 साल पहले उस शख्स ने, जो एक डॉक्टर साहब थे, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे। डॉक्यूमेंट्स वो कैसे तैयार करते थे कि जनाब वो किसी भी शख्स को जो था उसकी बीमारी के हवाले से, क्योंकि ख़ुद वो डॉक्टर थे, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो वहाँ पे तैयार किए जाते थे। उसके बाद कनाडा के किसी हॉस्पिटल के साथ उसकी ट्रीटमेंट का जो था मामला तय किए जाते थे कि जनाब ये ट्रीटमेंट है और ये बंदा है, वो है, फ़लाना है। तो वहाँ से उसका जो था वो वीज़ा जो होता था या उसका एक इनविटेशन जो था वो मंगवाया जाता था। उसके बाद वो जो एजेंट साहब थे वो वहाँ पर उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे, मेडिकल रिपोर्ट्स बनती थी, साथ ही साथ इलाज के लिए जो फ़ंड्स होते थे वो वहाँ पर उसकी मुख्तलिफ दस्तावेज़ बनाई जाती थी और कहा जाता था कि जनाब इतने पैसे जो है वहाँ पर इस बंदे के अकाउंट में मौजूद हैं और ये वहाँ पर जाके इलाज करवा सकता है। तो वो उनको उस बेस के ऊपर यहाँ पे कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया जाता था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट को मुस्तरद माना जाता है। कनाडा के हॉस्पिटल ने भी उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ओके किया कि जी बिल्कुल इस पेशेंट को यहाँ पे आना चाहिए। और जब वो उसको यहाँ पर एम्बेसी में उसका जो क्योंकि मरीज़ आदमी है तो उसको एम्बेसी में भी जाने की ज़रूरत नहीं, ना उसका इंटरव्यू होगा ना कुछ और होगा। जो दस्तावेज़ात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी बेस के ऊपर उसका वीज़ा लग जाता था और उसके बाद ये उनको यहाँ से बिठा दिया जाता था। एक शख्स जो था वो वहाँ पर इस हवाले से खासा परेशान था। उसने कहा कि जी मैं तो मुझे तो ना बोलना आता है, ना अंग्रेज़ी आती है, ना कुछ और आता है, मुझे वहाँ पर मुझे तो पता भी नहीं मैं किस तरह से जा रहा हूँ। क्योंकि इसमें मैं आपको सच बताऊँ, जो गुजरांवाला डिवीज़न के हैं यहाँ पर अक्सर जो देहात वगैरह है, यहाँ पर बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ जिनको अपना साइन भी नहीं करना आता, ऐसे अफराद भी जो हैं वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा जो है वहाँ जाके पहुँच जाते हैं इन्हीं एजेंटों के थ्रू। तो वो उस शख्स ने कहा कि जनाब मुझे तो बिल्कुल कुछ पता भी नहीं है, ना मुझे अंग्रेज़ी के 2 लफ्ज़ आते हैं, तो मैं कैसे जाऊँगा। डॉक्टर ने कहा जी इसका भी हल मौजूद है। और डॉक्टर साहब ने जो था वहाँ पर उसको उसकी बीमारी के साथ साथ उसका एक्सीडेंट भी जो था वो शो कर दिया। उसकी पूरी टांग जो थी, एक उसके ऊपर प्लास्टर बांधा गया, उसकी माथे के ऊपर जो थी वो पट्टी बांधी गई, उसका एक बाजू जो था वो फ्रैक्चर शो करते हुए उसके ऊपर भी पूरा वो चढ़ाया गया और उसकी नेक में उसके एक कॉलर जो था वो लगा दिया और उसके बाद वो बात भी नहीं कर सकता था। इस काम के तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा लिए और उन्होंने कहा कि जी ये ज़रूरी है। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया और उस एम्बुलेंस पे बिठा के उनको एयरपोर्ट भिजवाया गया। एयरपोर्ट से वो जहाज़ में उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया। व्हील चेयर पर उनको जहाज़ के अंदर बिठाया गया। किसी ने इमिग्रेशन पे नहीं उनको पूछा, किसी ने उनको देखा नहीं। और उसके बाद जो था वो जहाज़ में बैठे, फ़्लाइट ली, कनाडा पहुँचे उसी हालत में। कनाडा जब पहुँचे तो वहाँ जाके उनको भी हालत के पेश नज़र फ़ौरी तौर पर एक एम्बुलेंस थी, वो वहाँ पर उनको लिया और उसको अस्पताल पहुँचाया। और अस्पताल में पहुँचने के कोई आधे पौने घंटे के बाद वो वहाँ से गायब हो चुके थे। तो ये तरीक़ाकार जो है यहाँ पर ये ऐसे भी जो है वहाँ पर मेडिकल बुनियादों पर, लेकिन इससे आम जो लोग जो वाकई बीमार हैं, इलाज करवाने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो हर्डल्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि ये बिल्कुल इनको इस बात का एहसास नहीं है। जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं वो ये हरकत करते रहते हैं, माजी में भी करते रहे। ये अरबों रुपए का जो है वो बिज़नेस है। आज भी जो है वहाँ पर
बिल्कुल अनपढ़ लोग जो है वो यहाँ पर जो गुजरांवाला डिवीज़न है, इसमें गुजरात के मंडी भावुद्दीन, फालिया, इवन जेलम, चकवाल का तो खैर कम, लेकिन फिर भी गुजर खान का इलाका, ये मतलब इस पूरी बेल्ट में, अब इसमें सियालकोट भी शामिल है। ये यहाँ के लोग इनमें से गुजरात के बाज़ इलाकों के हैं कि वहाँ पर अब नौजवान जो लड़के हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जैसे आम शहरों में रहने वाले लोग अपने बच्चों के लिए डिसाइड कर रहे होते हैं कि जनाब ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो इन शहरों में ये हालात होते हैं कि वो क्योंकि उसका भाई, कज़न, चाचा, मामा, फलाना सारे, कोई जर्मनी में है, कोई फ्रांस में है, कोई इटली में है, कोई स्पेन में है, तो वो भी ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये बड़ा होकर कहाँ जाएगा उनका बच्चा, फ्रांस जाएगा, जर्मनी जाएगा, हॉलैंड जाएगा, कहाँ जाएगा, वहाँ पर ये फ़ैसले हो रहे होते हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। और ये भी मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये लोग जो हैं मुआशी मसाइल का शिकार नहीं होते, जो सेंट्रल पंजाब के बिलखसूस, क्योंकि यहाँ की ज़मीन एक तो बहुत ज़्यादा कीमती है, देहातों में रहने वाले लोगों की बहुत कीमती ज़मीन है, और जो वहाँ के रहने वाले हैं उनमें से 70 to 80% जो नौजवान होते हैं या अफराद होते हैं वो उनके पास बाहर की नेशनलिटीज़ होती हैं, बाहर वो रहते हैं, नॉर्वे कोई है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, जहाँ भी है, तो अच्छे खासे खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो फिर एजेंट्स को पैसे देकर ख़ुद भी जो है वहाँ पर बाहर निकलते हैं। तो वो उनको ये नहीं मसला होता कि वो अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो वो करेंगे क्या, उनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, उनके पास पैसा भी होता है, उन्होंने आईफोन्स उठाए होते हैं, और वो पूरे शहर में बिल्कुल 1 to 5 मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे होते हैं, आवारागर्दी कर रहे होते हैं, बड़े भाई के, वालिद के, मामे, चाचे, कज़न्स वगैरह के पैसों के ऊपर याशी कर रहे होते हैं। और उनको इस बात का पता होता है कि जब भी कोई अच्छा एजेंट मिला और तो हम पैसे देंगे और हम बाहर चले जाएंगे, ये उनकी मंजिल है, उन्होंने उसी तरह से करना है। आप यहाँ से जितने मर्ज़ी छापे मार लें, आप जितने मर्ज़ी जो पाबंदियाँ लगा लें, जो वहाँ पर लिबिया में के साथ वहाँ पे साहिल पर जो है कितने वहाँ पर पाकिस्तानी 65 पाकिस्तानी एक दिन में मर गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई खौफ नहीं हुआ था। यहाँ पे आपने सैकड़ों हज़ारों एजेंट्स जो हैं वो पकड़ लिए, लेकिन इसके बावजूद आज भी ये जो धंधा है वो जारी है। जब भी कोई शख्स जो है वो 2-3 बार यूरोप पहुँचने में नाकाम होकर मुख्तलिफ रूट्स की जानकारी लेने के बाद पाकिस्तान आता है, तो वो यहाँ आकर ख़ुद एजेंट बन जाता है, क्योंकि उसके वहाँ के एजेंटों के साथ भी राब्ते होते हैं, यहाँ के भी लोकल जो डिमांड है वो वहाँ पर उसके साथ भी उनके राब्ते होते हैं, तो वो फिर ख़ुद एजेंट बन जाता है, और ये पैसा कमाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। FIA को इस हवाले में बहुत प्रोएक्टिव रोल अदा करना होगा। बहुत सारे FIA के जो अफसरान थे उनको माजी में पकड़ा भी गया कि जो इस बिज़नेस में ख़ुद इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन ये बिज़नेस आज भी कामयाबी के साथ चल रहा है, जिसको रोकने की ज़रूरत है, इंसानी स्मगलिंग को रोकने की ज़रूरत है, और इन नौजवानों को कोई हुनर देने की ज़रूरत है। ये तमाम वहाँ जाके मुख्तलिफ जो किचन के काम हैं, ये इस तरह की काम ही सिर्फ कर पाते हैं, और बाज़ औक़ात वो पैसा कमाने के लिए जिस तरह की हरकत करते हैं वो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं। इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि वो बेहतर कुछ इक़दाम करें, लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि ये बिज़नेस जो है रुकेगा नहीं, ये लगातार बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ये जो वहाँ पर जो इसकी डिमांड है, जैसे जैसे अब जैसे ये 45 लाख रुपए देकर 45 लाख रुपए में अगर वो यहीं पे कोई कारोबारी करता तो मेरा ख्याल बहुत अच्छा काम चल सकता था, लेकिन उसने 45 लाख रुपए देकर जापान जाना, वहाँ पे जाके मज़दूरी करना जो था वो मुनासिब समझा, तो ये वहाँ पर उसको रोकना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन अगर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ कि उन इलाकों में जो है वहाँ पर उन लोगों के ऊपर उनको कोई यहाँ पे तरगीब दी जाए कि वो यहीं पे पाकिस्तान में कारोबार करें, तो शायद हो सकता है कि कुछ हालात बेहतर हों, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ये इन लोगों का अव्वल व आखिर जो मकसद होता है वो सिर्फ यही होता है कि जनाब हम यूरोप तक पहुँच जाएँ। मीरपुर वाले जो हैं इनका होता है कि जनाब हम इंग्लैंड पहुँच जाएँ, जो गुजरात वाले हैं उनका होता है कि जर्मनी पहुँच जाएँ, कुछ जो वहाँ पर फैसलाबाद की तरफ समुद्री का जो इलाका है उनका भी इंग्लैंड और अमेरिका, ये इनके वहाँ पे टारगेट्स होते हैं, क्योंकि वहीं पे इनके रिश्तेदार होते हैं, और ये हर हाल में वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए अपनी जानों को भी ख़तरे में डालते हैं और लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं। देखें ये सिलसिला कब तक जारी रहता है। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।